तो भैया इंडस्ट्री का नाम बताओ अनन्या, मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री का नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सारे बच्चे याद करना शुरू करो। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1966, हेडक्वार्टर मुंबई। और मुकेश अंबानी चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। और बहुत सारी कंपनियों में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट एक ही आदमी होल्ड कर लेता है। कुछ कंपनियों में दोनों पोस्टें अलग अलग लोगों के पास होती हैं। तो चेयरमैन एंड सीएमडी मुकेश अंबानी, कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैंने इनकी डिटेल भी अलग से तैयार करी है, जो आगे मैं आपको वो डिटेल लिखी हुई भी दूंगा। आप पीडीएफ मांग रहे हैं वो भी दूंगा, और लिखा हुआ डिस्कस भी करूंगा इन डिटेल। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1966 है, हेडक्वार्टर मुंबई याद कर लो, चेयरमैन एंड सीएमडी आपने याद कर लिया मुकेश अंबानी। अरे फाउंडर का नाम बता दो, सबको मालूम है, डी से नाम है, जल्दी बोलो। धीरू फाउंडर भाई धीरू भाई अंबानी। अंबानी। धीरू धी भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी। तो और आगे याद करते हैं बच्चों, कहीं लिखना चाहो लिखते रहना, हिंट। तो बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड। आसिफ, विप्रो लिमिटेड नाम सुना है कभी कंपनी का? हाँ भैया। तो बताओ, इस्टेब्लिशमेंट ईयर मैं बता देता हूँ, 1945, आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर। आसिफ मेरा क्वेश्चन है, बेंगलोर कौन सी स्टेट में है? बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ, जल्दी जल्दी। अरे पुराना नाम बेंगलोर। हैदराबाद। ए भाई कहाँ पहुंच गया? अरे कहाँ आंध्र प्रदेश में पहुंच गया, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। पुनीत भैया इतनी गड़बड़ क्यों? अरे पुराना नाम बेंगलोर, आजकल तो बेंगलुरु बोलते हैं इसे। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। आसिफ क्लियर हो गया? बेंगलुरु इज द हाँ भैया। कैपिटल ऑफ कर्नाटका। और कर्नाटका। अभी और अभी अभी हैदराबाद की बात करी, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ। तेलंगाना। तेलंगाना। तो तो मैं बात कर रहा था विप्रो लिमिटेड, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है ये, आईटी सेक्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है प्रोडक्ट बहुत सारे, सर्विस इंडस्ट्री में भी है। तो विप्रो इंडस्ट्री के फाउंडर कोई बताए? अजीत प्रेम जी। क्या बढ़िया बात है। ये किसने, अभिषेक बोल रहा है क्या? हाँ यस सर। भाई, फाउंडर की बात कर रहे हैं, अजीम हुसैन प्रेम जी। ये आज से 15 साल पहले, अरे जब तक मुकेश अंबानी नंबर 1 पर नहीं आया था, तब तक विप्रो हिंदुस्तान की रिचेस्ट कंपनी हुआ करती थी। और सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तान का कई सालों तक रहे, रिचेस्ट पर्सन कौन? अजीम हुसैन प्रेम जी। सर हाँ बोलो अभिषेक। वो तो अभी भी रहते हैं, दान बहुत कर देते हैं ना। हाँ, दान देने की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये वाली बात जब अभिषेक ने बोली है तो बता दूं बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दान देने वाले लोगों में टाटा सन्स, और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं अजीम हुसैन प्रेम जी। इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग करी है, हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग करी है, तो बहुत ज्यादा दान दिया है, और हर साल देते हैं अजीम हुसैन प्रेम जी। फाउंडर की बात कर रहा हूं, अभी चेयरमैन इनका बेटा है। ये बात कोई बताएगा? विप्रो के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आजकल कौन है? ऋषद प्रेम जी। अभिषेक क्या बोला है मैंने? रिचर्ड प्रेम जी। ऋषद प्रेम जी। अनन्या दोबारा बोलो, विप्रो के चेयरमैन एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ऋषभ प्रेम जी। डी, आखिरी शब्द डी है, RISHAD, ऋषद प्रेम जी। अनन्या दोबारा बोलना। ओके। ऋषभ प्रेम जी। हाँ जी। तो विप्रो लिमिटेड, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945। आजकल भैया पुरानी वाली बात पेपर में आएगी नहीं, अजीम हुसैन प्रेम जी वाली, वो आपकी नॉलेज के लिए मैंने डिस्कस करी। और वो इसलिए भी डिस्कस करी, किसी जमाने में कई सालों तक हिंदुस्तान के रिचेस्ट पर्सन रहे अजीम हुसैन प्रेम जी। AH प्रेम जी शॉर्टकट में बोलते थे। आगे चलेंगे जी। सर हाँ बोलो। जैसे किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे तो देश की कोई भी जमीन दे सकता है किसी को, या नहीं दे सकता है? प्रधानमंत्री देश की जमीन कैसे? प्रधानमंत्री तो भैया जमीन का मालिक नहीं है ना। प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री में फैसला करके किसी आम आदमी की जमीन को अक्वायर कर सकता है, अपने लिए, किसी कंपनी के लिए वो काम कर सकता है। क्योंकि अब प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जी, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो हिंदुस्तान में सड़क बनाने के लिए, किसी कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, और वो कंपनी बाहर से आ रही है, डॉलर्स मिल रहे हैं, सरकार को फायदा नजर आ रहा है, सरकार को फायदा नजर आ रहा है, तो सरकार ऐसी कंडीशन में लोगों की जमीन एक्वायर कर सकती है। इसे बोलते हैं एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ लैंड। ये गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर सकती है, पैसे अपने लेवल पर दे सकती है, और उसमें किसी भी आदमी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बस एक्ट पास कर देते हैं कि भैया ये जमीन हमारी। और जो भी हाँ अभिषेक।
नहीं सर, ये तो मतलब एक अंदर के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर करना हो, जैसे कोको आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ तो म्यांमार को दे दिया था। अभिषेक आपकी आवाज, कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर, एक देश दूसरे देश को जमीन दे देगा? यस सर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे सकता है, ऐसे कैसे दे सकता है? जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर एक हमारा आइलैंड है कोको आइलैंड, हाँ। वो पहले हमारा था, म्यांमार का है। देखो ऐसे या तो दो कंट्रियों के बीच में ऐसी कुछ सेटलमेंट हो जाए कि भैया इस जमीन का यूज आप कर लो, हम उसे लीज पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, हाँ गिफ्ट देने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी प्रधानमंत्री, एक नेता अकेले अपने लेवल पर नहीं कर सकता। ये सरकार का फैसला माना जाता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है किसी भी चीज को लेकर। अरे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इन्होंने, सरकार ने चेंज कर दिया, स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया, यूटी बना दी। तो ऐसा कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री ने करी। वो फैसला कैबिनेट मिनिस्ट्री का होता है, यानी वो फैसला देश का होता है। ये क्लियर है जी अभिषेक? सर जो जम्मू कश्मीर में काम किया उसमें तो पार्लियामेंट की परमिशन थी, मतलब बिल वगैरह पास किए तब किया। ऐसा है, मेजोरिटी पार्टी है ना, मेजोरिटी है तो मेजोरिटी में तो कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी भी स्टेट की पोजीशन बदल सकते हैं। तो जिसके पास मेजोरिटी है वो लोग, यहाँ तो पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ा क्योंकि बड़ा एजेंडा था। अगर छोटी छोटी बातें हैं तो उसका, अरे किसी को पता है कोई भी ऑर्डर हमारे देश की कैबिनेट मिनिस्ट्री में बिना पार्लियामेंट में लाइव पास हो सकता है। और वो, अरे मालूम है ये 6 बात महीने आपको? तक। है जी, 6 महीने तक। अभिषेक ह्यूमैनिटी थी क्या 11 नो 12? सर, अच्छा, साइंस थी पर ह्यूमैनिटी के लिए पैशन था। ह्यूमैनिटी के लिए। मन ह्यूमैनिटी पढ़ने का था पर अच्छा, साइंस ले तो ली। ये बढ़िया नॉलेज है। 6 महीने तक इम्प्लीमेंट होगा वो हिंदुस्तान में, अगर पार्लियामेंट में उसका अप्रूवल ना लिया जाए तो। क्या बढ़िया बात है। तो अभिषेक की जानकारी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो इन्फोसिस की बात कर रहे थे जी। इन्फोसिस, इन्फोसिस के बारे में कोई बताएगा? हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसका फाउंडर कोई बताएगा? पूरी क्लास। अभिषेक, कोई और? नारायण मूर्ति। हाँ, नारायण मूर्ति। भैया ये सात इंजीनियर थे, दोस्त थे आपस में, जिन्होंने कंपनी बनाई। 10,000 रुपए से कंपनी शुरू करी थी, इन्फोसिस लिमिटेड। और इस कंपनी के शेयर्स पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट हुए थे। इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तान की पहली कंपनी। मेरा क्वेश्चन फिर यहाँ तैयार हो रहा है, आपने बचपन में सबने पढ़ा होगा, जीडीआर की फुल फॉर्म आए ना? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो भैया अमेरिका की कंपनी के शेयर हिंदुस्तान में बैठ के खरीदो, एडीआर मिलता है, मोर प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदो हिंदुस्तान में बैठ के, तो जीडीआर मिलता है। तो हिंदुस्तान की कंपनी, पहली कंपनी जिसके शेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए थे, कंपनी का नाम इन्फोसिस। इन्फोसिस आज भी ये अपने वर्कर्स को डॉलर्स में पेमेंट करता है। सेगमेंट बना रखे हैं इन्होंने बहुत सारे। तो इन्फोसिस हेडक्वार्टर क्या बताया बच्चों? बेंगलुरु। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1981। 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी शुरू करी, सातों के सातों इंजीनियर थे, जिसमें से फाउंडर किसे बोला गया? नारायण मूर्ति। उन 7 दोस्तों में से एक आदमी का नाम था नीलकानी, नंदन नीलकानी। आजकल ये है चेयरमैन। अरे इन्फोसिस का आजकल चेयरमैन कौन है? नंदन नीलकानी। अनन्या बोलो। नंदन नीलकानी। इस शब्द को मैंने पहले भी यूज करा था। अरे मैं आधार की कंपनी, आधार जो डिपार्टमेंट बनाता है उसका नाम बताओ। UIDAI। UIDAI फुल फॉर्म बोलो जरा, याद कराई थी मैंने। यूनिक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब ये डिपार्टमेंट बना, अरे UIDAI कब बना? ईयर याद कर लो, 2009 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है कंपनी। इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाला मास्टरमाइंड आदमी नंदन नीलकानी। मैंने यहां पर याद कराया 2009 में आधार कार्ड बनने शुरू हुए, लेकिन आधार एक्ट पास हुआ कब? जल्दी बोलो। 2016। जिसके बाद आधार की इंपॉर्टेंस बढ़ गई सब्सिडीज के लिए, स्कूलों में एडमिशन के लिए, गवर्नमेंट में या कहीं पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कंपलसरी हो गया। प्रॉपर्टी का सेल परचेज करना है, आधार जरूरी है, नहीं तो प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं कर सकते उस आदमी के नाम से। ये आधार एक्ट 2016 में आया है, जिसके बाद से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो अथॉरिटी का नाम याद करा दिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने याद कराया था इसका चेयरमैन, जल्दी बोलो। सत्य नारायण। सत्यनारायण चेयरमैन। और इसके सीईओ इसी साल चेंज हुए मार्च में। सौरभ बोलो जी। सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग। तो आगे चलते हैं जी। डाटा, किसी बच्चे ने कुछ बोला, आवाज क्लियर नहीं आई बच्चे।
कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? आए ना, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो आगे चलते हैं बच्चों। बीपीसीएल, बीपीसीएल मेरा क्वेश्चन आईना से है बच्चे, मैंने कराया नहीं है, ये भी डिस्कशन कर रहे हैं, कभी सोचो पहले कराया है। बीपीसीएल फुल फॉर्म? Sir, sure नहीं. अरे हिंदुस्तान का पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप सड़कों पे देखा हो, पेट्रोल पंप निशान होता है। भैया भारत, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या बढ़िया बात दीपिका, क्या बढ़िया बात। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, पीएसयू की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आए ना, रिपीट करें जल्दी से। Bharat Petroleum Corporation Limited. पीएसयू भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1952, हेडक्वार्टर मुंबई, आए ना, रिपीट करो। एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर। 1952 and Mumbai. और इसके चेयरमैन याद कर लो, डी राजकुमार, आए ना, रिपीट करो, डी। D. Rajkumar. अगली कंपनी, अब की बार अनन्या बोल रही है, आईओसीएल। अरे पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं, पेट्रोल पंप। Indian Oil Corporation Limited. बढ़िया बात, बढ़िया बात, याद हो गया होगा। एक बार आए ना, दोबारा बोलोगे फुल फॉर्म? Indian Oil Corporation Limited. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लो, 1959, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन संजीव सिंह, रिपीट करो, आए ना। Sir, 1959 New Delhi and Sanjeev Singh. संजीव सिंह और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगली बात कर रहा हूं, गेल, गेल की फुल फॉर्म। अभिषेक आप ट्राई कर सकते हो, गेल गैस। हाँ, ये नहीं आता सर। अच्छा, भैया एक बात और बोलना चाहूँगा, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट ना ह्यूमैनिटी को लेके बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्हें ना आगे इन फ्यूचर ग्रेजुएशन तो आप जो स्ट्रीम करना चाह रहे हैं करें, तो अपने पैशन को देखकर आगे तरक्की ज़्यादा होगी। तो सिविल सर्विसेज में, ह्यूमैनिटी में जाने का मतलब सिविल सर्विसेज की ऑप्शन बड़ी अच्छी है आफ्टर ग्रेजुएशन। अभिषेक बात समझ में आ रही है? सर वही बात है, सिविल सर्विस में भी रिजर्वेशन बहुत ज्यादा देखो तगड़ा है। मैं फिर, ये नेगेटिविटी है, ये किसने आपके दिमाग में भर दिया है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अरे ये नेगेटिव, कभी भी तरक्की करने वाला आदमी नीचे नीचे देख के चलेगा या ऊपर देख के चलेगा? नीचे देखोगे तो खतरा ही खतरा नजर आएगा। पहाड़ी पे चलता हुआ आदमी कभी भी नीचे देखेगा तो भैया वो गया, वो तरक्की कहां से करेगा? तो ऊपर देखो, सिर्फ सिर्फ ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी को प्रमोट करो और कल को पॉलिसी बना के कुछ भी सिस्टम में बदल दो। तो ये सोच के तो आप अपनी दंगे हो जाएंगे। अरे अपनी ग्रोथ रेट नहीं रोक सकते आप ऐसे अपनी, तो ऐसे नहीं सोचो बिल्कुल भी। तो गेल की फुल फॉर्म, अनन्या, गैस Gas Authority of India Limited. बढ़िया बात। अच्छा भैया, ये बीपीसीएल और आईओसीएल समझ गए होंगे, हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप है, भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोल रहा हूँ, दोनों के फुल फॉर्म बता दिए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा इंडियन ऑयल। अरे सड़कों पे पेट्रोल पंप पे निशान भी देखे होंगे आपने अनन्या, निशान, मोनोग्राम, लोगो। Yes sir, देखे हुए हैं। हाँ जी, तो गेल की बात कर रहा था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अनन्या बताओगे ये कंपनी क्या काम करती है? सर ये इतना नहीं पता। अच्छा, हिंदुस्तान में गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम और उसको एक जगह से दूसरी जगह गैस को ले जाने का काम कौन करता है? हिंदुस्तान की भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1984, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1984 और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन मनोज जैन। अनन्या रिपीट करो, गेल की फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर और मनोज जैन चेयरमैन। रिपीट। Gas Authority of India Limited, establishment year 1984, headquarter New Delhi, chairman Manoj Jain. मनोज जैन। और इस कंपनी का काम क्या है? ये पाइपलाइन बिछाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जिसके द्वारा गैस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे। ओएनजीसी, ये सब पीएसयू की चर्चा हो रही है आज, जो मैंने ऊपर बताए थे। हाँ हाँ, मैं तो फुल फॉर्म बता रहा था ओएनजीसी की।
अभिषेक दोबारा बोलना क्या बोला? सर आपने ओएनजीसी बोला था ना? हाँ, ओएनजीसी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म अभी बताने के लिए मैं बच्चों से पूछ रहा था। ऑयल एंड नेचुरल, कौन बोलेगा? अनन्या। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। बढ़िया बढ़िया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सब पीएसयू, ये भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं इसमें। ओएनजीसी का नाम तो आपने बता दिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अनन्या, इस कंपनी का काम क्या है? नाम से सोच के देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर पूरे हिंदुस्तान में कोल। हाँ, सब नहीं, कोल नहीं, सबसे ज्यादा गैस और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का काम, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करती है। बहुत सारी रिफाइनरीज भी हैं इसकी। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, भारत सरकार की, जो ऑयल को एक्सप्लोर कर रही है, गैसेस को एक्सप्लोर कर रही है, रिफाइनरीज हैं इसके पास बहुत सारी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, काम बताया मैंने इसका। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956, हेडक्वार्टर देहरादून। कोई बताएगा देहरादून इज द कैपिटल ऑफ? सर ये वेस्ट बंगाल में। नहीं नहीं, अरे वेस्ट बंगाल कहाँ पहुंच गए? अरे यूपी में से स्टेट, हाँ हाँ, अरे यूपी में से स्टेट अलग करिए, वेस्ट बंगाल में मत जाओ। तो देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो हेडक्वार्टर इसका क्या है? देहरादून, उत्तराखंड। ओएनजीसी की फुल फॉर्म याद करा दी। अब इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर, रिपीट करो आयना, फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और उसके बाद उत्तराखंड, देहरादून, और फिर शशि शंकर। बोलो। Oil and Natural Gas Corporation, establishment year 1956, headquarter Dehradun, and वो शशि शंकर। शशि शंकर। कुछ मैंने कल की क्लास में याद कराए थे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं जी। पीएसयू की बात करी थी कल भी हमने, तो कल वाला टॉपिक सबको याद होगा। एक बारी अब पूछना चाहूंगा मैं। एनटीपीसी पीएसयू है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हो रही है? कोयले से। सबसे ज्यादा बिजली हिंदुस्तान में कोयले से, सेकंड नंबर पर पानी से। कोयले से बिजली बनाने को बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशन, पानी से बनाने को बोलते हैं हाइडल पावर स्टेशन, और न्यूक्लियर से बनाने का न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो फिलहाल 3.5% हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर स्टेशन से बन रही है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म अनन्या याद कराया था। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1975। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन गुरदीप सिंह। क्या बढ़िया बात है। अब ये बिजली पावर हाउस ने बना ली, एनटीपीसी ने बना ली, वहां से शहरों तक भेजने का काम भारत सरकार की जिस कंपनी के पास है, मैंने नाम बताया था, पावर ग्रिड, पीएसयू की बात हो रही है। अनन्या, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1989। हेडक्वार्टर हरियाणा में कौन सी जगह? गुड़गांव। गुड़गांव। और इसका सीएमडी बताओ? RM नायक। RN नायक। बहुत बढ़िया, ये लास्ट क्लास में हो गया था जिसका डिस्कशन कर रहा हूँ, दोबारा चीजें याद हो जाए। अगली बात बताई थी, CIL हिंदुस्तान में कोयला एक्सट्रैक्ट करने वाली भारत सरकार की कंपनी। बोलो CIL। कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो बच्चे? 1975। वेस्ट बंगाल की कैपिटल बताओ, हेडक्वार्टर है? कोलकाता। कोलकाता। और इसका चेयरमैन? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल। रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक, जल्दी से, अरे चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी आए ना। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। यहाँ पर एक कंपनी का डिस्कशन और कर लेते हैं जी। अरे किसी ने नाम सुना है लार्सन एंड टुब्रो? भैया अनिल अंबानी कौन है? अनिल अंबानी? अनिल अंबानी उसका बड़ा, मुकेश अंबानी का बड़ा भाई है, युवराज बाबा। हाँ भैया ठीक। तो भैया तो फिर वो क्यों नहीं है भैया? भैया एक्चुअली में क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी के बाद ना प्रॉपर्टी दो भाइयों में डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद एक भाई तरक्की कर गया और एक भाई घाटे में चला गया। समझ गए जी? ठीक है भैया। तो बात हमारी रिलायंस, देखो पेपर में ये आएगा नहीं, अभी आपकी नॉलेज के लिए मैंने डिस्कस कर दिया कि अनिल अंबानी कौन है। तो लार्सन एंड टुब्रो की बात हो रही थी। अरे कोई बताएगा? इसका निशान LT सर्कल बना होता है, ये इसका लोगो होता है। अनन्या देखा है लार्सन एंड टुब्रो कोई कंपनी? यस, so कंस्ट्रक्शन वाली हाँ, साइड।
हिंदुस्तान की क्या जबरदस्त कंपनी है कंस्ट्रक्शन को लेके, पूरी दुनिया में 100 मुल्कों में कम से सर? कम इसके। हाँ अभिषेक, अनिल अंबानी छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा बड़ा कौन बताएगा बच्चों, छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा है। छोटा है, ये एक बार चेक कर। अरे और भी कोई बताएगा, छोटा भाई है बड़ा भाई है? बड़ा अरे श्रुति कौन? बड़ा भाई। श्रुति बड़ा भाई है? पिछली रिलायंस का इतना नुकसान हुआ था, फिर भी इतने अमीर क्यों है ये? नहीं नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई ये बताओ। अनिल अंबानी छोटा है बड़ा है? छोटा क्यों होगा भैया? नहीं नहीं, छोटा है। तुक्का तुक्का नहीं, ये चेक कर लेना। अभी अभिषेक ये गूगल पे चेक कर लेना, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है? बड़ा है भैया, अभी आपने तो बोला। नहीं फिर भी एक बार चेक कर लेना, डाउट आ रहा है मन में तो मैं भी कंफर्म कर लूंगा। ओके भैया। हाँ तो लेकिन भाई है भैया अनिल अंबानी छोटा है, गूगल छोटा का है, रहा। ठीक है गूगल कह रहा है तो ठीक है, छोटा भाई है बच्चों, युवराज छोटा भाई। लार्सन एंड टुब्रो, अरे कौन बताएगा? लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन की कंपनी, हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1938। 1938, इसके मालिक का नाम कोई बताओगे? चेयरमैन। लार्सन एंड टुब्रो, हेडक्वार्टर मुंबई। एएम नाइक, रिपीट करो अनन्या। AM नाइक। नहीं पूरी बात बोलनी है। लार्सन एंड टुब्रो 1938 एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर मुंबई। अनिल मनी भाई नाइक, अगर पूरा नाम याद करना चाहो तो रिपीट। Larsen and Toubro, establishment year 1938, headquarter Mumbai, chairman Anil Manibhai Naik. बढ़िया बात भैया, क्वेश्चन बैंक चल रहा था लास्ट क्लास में, उसी पर चलते हैं। बहुत सारे लोगोस मैंने बनाए हैं असाइनमेंट में, असाइनमेंट सबको पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया है, वहाँ से भी देख सकते हो। बीसीसी ऐप में भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये सब लगा रहे हैं असाइनमेंट्स। इसके अलावा एक हिस्ट्री का भी भेजा था बच्चों, एंशिएंट इंडिया का, वो भी डिस्कस करना है। तो अरे आसाम ऑयल के बारे में यहाँ कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन, हिंदुस्तान की सबसे पहली रिफाइनरी कौन सी स्टेट में लगी? पूरी क्लास क्वेश्चन तैयार हो रहा है जीके का। आसाम में, जगह का नाम डिगबोई, जगह का नाम डिगबोई। अरे याद हो गया है ना, हिंदुस्तान की पहली ऑयल रिफाइनरी आसाम में लगी थी अंग्रेजों के जमाने में, आए ना? Yes, sir. Big boy. डिगबोई। तो वहां पर वो, अरे लड़के ने कुल्हाड़ी चलाई थी जमीन पर और वहां पानी की जगह ऑयल निकला आया था, तो वो जगह उस जमाने से ही डिगबोई के नाम से आज भी फेमस है। उस जगह को आज भी डिगबोई बोलते हैं। हिंदुस्तान की पहली रिफाइनरी लगी। तो वापस आते हैं जी, ये निशानी याद कर लो। भारत पेट्रोलियम, कौन बताएगा बच्चों? अरे जल्दी बोलो। थर्ड। असम ऑयल। अच्छा, असम के बारे में शब्द याद आ रहा है यहाँ पर। अरे हिंदुस्तान में सिंगल हॉर्न राइनासोर, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? स्टेट का नाम? काजीरंगा असम, नेशनल पार्क। काजीरंगा। असम। जंगल का नाम? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। तो तिरंगा। भैया कई चीजें याद हो रही हैं। सिंगल हॉर्न राइनासोर, हिंदुस्तान में स्टेट की बात करें असम, जंगल का नाम काजीरंगा। तो असम ऑयल देखो सामने, एक सिंग वाला गैंडा 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। वापस आ जाते हैं जी। ओएनजीसी फुल फॉर्म, अभिषेक ओएनजीसी की फुल फॉर्म? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अनन्या रिपीट करो, ओएनजीसी की फुल फॉर्म? Oil and Natural Gas Corporation, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956, हेडक्वार्टर Dehradun, देहरादून, और चेयरमैन शशि, Shankar. और ये इसका मोनोग्राम लोगो ELF लुब्रिकेंट्स। आगे चलते हैं बच्चों। भैया MTNL, अरे MTNL की फुल फॉर्म? अनन्या ये तो सबको मालूम है। Mahanagar Telecom Nigam Limited. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये हिंदुस्तान के दो ही शहरों में वर्किंग है, दोनों शहरों का नाम बता दो। अरे दोनों शहरों का नाम MTNL पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली मुंबई। दिल्ली और मुंबई, दो ही जगह काम करता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या चलता है? BSNL। BSNL की फुल फॉर्म बोलो? Bharat Sanchar Nigam Limited. तो सबको याद हो गया होगा, दिल्ली में और मुंबई में MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, रेस्ट ऑफ इंडिया BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो MTNL का मोनोग्राम तो सामने ही चल रहा है बच्चों, लोगो। अरे NDMC, अरे आदि दिल्ली तो, और भैया हाँ नहीं
पुनीत एनडीएमसी की फुल फॉर्म बताओ। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल बढ़िया। नॉर्थ। नहीं नॉर्थ बच्चे, एनडीएमसी युवराज। ठीक है भैया ठीक। अब देखो दिल्ली को दो भागों में बांट दिया है। दिल्ली का आधा हिस्सा वीआईपी इलाका है जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस, हमारा पार्लियामेंट सिस्टम सारा, उसमें डेवलपमेंट का काम कौन करता है? एनडीएमसी करता है, और ये इसका सामने लोगो चल रहा है। और रेस्ट ऑफ दिल्ली एमसीडी के हाथ में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। और एमसीडी पहले पूरी दिल्ली में एक ही थी, अभी कितनी हो गई है? पूरी क्लास एमसीडी डिवाइड हो गई है। अरे जल्दी बोलो भैया, अरे क्या बात कर रहे हो, सारी दिल्ली वाले हो, एक दो को छोड़ के। सर क्वेश्चन बोलना फिर से। हाँ मेरा क्वेश्चन फिर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में साफ सफाई, बिजली, ये सब काम कौन करता है? एमसीडी। तो मैंने कहा है दिल्ली के दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो वीआईपी कल्चर है, जहाँ पर सारे पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री हाउस, वो सारा वीआईपी इलाका, वहाँ की साफ सफाई, वो सब कौन करता है? एनडीएमसी। एनडीएमसी सामने मैंने उसका लोगो टिक कर दिया है। और रेस्ट दिल्ली में ये साफ सफाई और ये सारी चीजों का काम किसके हाथ में? एमसीडी के हाथ में। एमसीडी की फुल फॉर्म याद करा दिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। पहले एमसीडी बाकी दिल्ली में एक ही थी, अभी ये एमसीडी के 3 टुकड़े कर दिए हैं, 3 टुकड़े कर दिए हैं। तो तीनों के नाम चाहिए मुझे। अरे ये आसिफ को बात समझ में आ गई? बाकी दिल्ली का सारा हिसाब किताब एमसीडी ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पीडब्ल्यूडी भी है क्या? नहीं पीडब्ल्यू वो अलग डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी को मिक्स मत करो इसके साथ। ओके भैया। पीडब्ल्यूडी अलग डिपार्टमेंट है। एमसीडी डिवाइड है 3 पार्ट में बच्चों, ईस्ट, अरे ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। जल्दी बोलो कौन बोलेगा? अनन्या। एमसीडी क्लासिफाइड, अरे अभी पीछे ही कुछ साल पहले से 3 पार्ट्स में बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। और इसके अलावा दिल्ली का एक हिस्सा जहाँ वीआईपी कल्चर है, जहाँ पॉलिटिशियंस हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? एनडीएमसी। अरे हमारा कनॉट प्लेस का सारा इलाका एनडीएमसी के हाथ में है। क्लियर है बच्चों? अभिषेक। सर हाँ बट ये तीनों का इलेक्शन तो एमसीडी का ही होता है ना, एक ये तीनों का अलग अलग इलेक्शन नहीं होता ना। एनडीएमसी में कोई इलेक्शन नहीं होता, एमसीडी के इलेक्शन होते हैं, और ये अलग अलग है, अलग अलग है। तीनों के चेयरमैन, तीनों में अलग अलग, ईस्ट में अलग चलता है, नॉर्थ होता है एक साथ ही है, एक साथ ही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर इलेक्शन होता है। एनडीए, अरे नॉर्थ दिल्ली का जो एमसीडी है, उसमें जो चुन के आते हैं उनमें से सबसे बड़े, सबसे ज्यादा सीटों को जीतने वाले को चेयरमैन बनता है। तो नॉर्थ का चेयरमैन अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। तीनों जगह अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग कंट्रोलिंग पावर्स हैं। क्लियर है अभिषेक? यस सर। पहले एमसीडी एक ही थी, बाद में इन्हें 3 भागों में बांट दिया, और इनका काम अलग अलग, काम भी डिवाइड हो गया है, चेयरमैन भी अलग अलग हो गए हैं। जबकि एनडीएमसी के इलाके में कोई ऐसा इलेक्शन का काम नहीं होता। वापस चलेंगे जी। अरे इंडियन पोस्ट, ये तो सबको मालूम है बच्चों, इसका लोगो बताओ जल्दी से। इंडियन पोस्ट अनन्या। फोर्थ। और ये दिल्ली विद्युत बोर्ड। आगे चलेंगे जी। रोलेक्स अनन्या। सेकंड। बढ़िया बात। हॉलमार्क, अरे हाँ हॉलमार्क को लेके डिस्कशन करता हूँ। अभी गोल्ड में हॉलमार्क का निशान लगाना कंपलसरी हो गया है, कंपलसरी। भारत सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए। कोई भी ज्वेलर पहले तो क्या है, अपनी दुकान का निशान लगा के बेच देता था, और वो गारंटी देता था कि भैया 22 कैरेट है का मतलब, अरे 22 कैरेट समझते हो? 90%। अनन्या 22 कैरेट बोले तो 90% प्योरिटी होता है गोल्ड, और 100% प्योरिटी बोले तो कितने कैरेट होता है पूरी क्लास? 24 कैरेट। 24 कैरेट। तो ये भी अपने आप पे क्वेश्चन है। गोल्ड की प्योरिटी 24 कैरेट होती है बच्चों। तो ज्वेलरी बनाते हुए मिक्सिंग की जाती है। तो इन्होंने अब कह दिया कि अब कॉमन निशान लगाना जरूरी है हॉलमार्क का, उसके बगैर ज्वेलरी बेची नहीं जा सकती। तो सरकार ने एक्ट पास कर दिया है, अब कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क के निशान के पुरानी ज्वेलरी वो खरीद सकता है, लेकिन अब हॉलमार्क का निशान लगाकर बेचना पड़ेगा। और हॉलमार्क के निशान के साथ साथ स्टैंपिंग होती है कि वो कितने % सोना उसके अंदर है, ताकि कल को सेल परचेज इजी हो सके और फ्रॉड ना हो सके। अनन्या बात समझ में आ रही है? यस सर। पहले क्या करते थे दुकानदार, 22 कैरेट की स्टैंप लगा रहे हैं, 18 कैरेट का गोल्ड दे रहे हैं, और कल को दुकान देखो, उसी दुकान पे वो कस्टमर चला जाए तो वो उतने पैसे दे देते थे, लेकिन दुकान ही बंद हो जाए और दूसरे के यहाँ जाओ तो प्योरिटी चेक करता है वो। अरे प्योरिटी चेक करने के लिए मशीनों पे क्या कराई जाती है? टंच। क्या कराई जाती है अनन्या?
टंच। टंच से पता चल जाता है प्योरिटी कितनी है, फिर उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो बहुत ये सारे टंच क्या होता है सर? क्या कह रहे हो जी? ये टंच क्या होता है? अरे मशीन गोल्ड का एक दो कण कण समझते हो, पार्टिकल्स लेकर उसको मशीन पे चेक करते हैं कि उसमें कितनी मिक्सिंग है। इस प्रोसेस को टंच बोलते हैं, टंच कराना। क्लियर है बच्चे? यस सर। और फिर प्योरिटी डिक्लेयर कर देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, भारत सरकार की स्टैम्प भी होती है उसके अंदर। और फिर उसके बिहाफ पर, उस प्योरिटी के सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप किसी भी शॉप पे जाके उस ज्वेलरी को बेच सकते हो। ये क्लियर हो गया अभिषेक? यस सर। तो सरकार कह रही है अब ये प्योरिटी का सर्टिफिकेट टंच कराने की जरूरत नहीं है, हॉलमार्क का निशान लगा होगा, कहीं से भी खरीद लो, किसी भी मार्केट में जाके बेच दो, वो निशान अपने आप में काफी है, प्योरिटी उसमें लिखी हुई है। तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को, गोल्ड इंडस्ट्री को। तो हॉलमार्क का निशान बताओ बच्चों, अरे बोलो। फर्स्ट। लैक्मी। फोर्थ। बढ़िया। और आयुर्वेदिक कंसेप्ट, अरे आयुर्वेदिक से मैंने बचपन में आपको याद कराया था, आयुष मंत्रालय। अरे 6 टाइप ऑफ मेडिसिन, अनन्या याद है? पूछूं? आयना से पूछता हूँ, आयना आपको याद है आयुष मंत्रालय में हमने 6 बातें याद करी थी, हिंदुस्तान की 6 Yes, मेडिसिन। बताओ। ए बोले तो Ayurveda. सारे याद कर लो, ए बोले तो आयुर्वेदा। Y for yoga and naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. एंड होम्योपैथी। अभिषेक बोलना दोबारा, ए बोले तो। सर वो मेरे नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम से मैंने सुना नहीं। मैं दोबारा बोलता हूँ, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का, और 6 टाइप ऑफ मेडिसिन से हिंदुस्तान में सदियों से। ए बोले तो आयुर्वेद, वाई बोले तो योगा, किसी भी बॉडी के साथ साथ माइंड का भी उपचार होता है, आयुर्वेदा। वाई बोले तो योगा, यूनानी, एस बोले तो सिद्धा, और एच बोले तो होम्योपैथी, और साथ में हम नेचुरोपैथी भी बोल सकते हैं। नेचुरोपैथी में हम लोग मिट्टी, पानी और हवा से इलाज करते हैं ह्यूमन बॉडी का। अभिषेक बात समझ में आ रही है? यस सर। एक बार दोबारा बोलो आयुष की फुल फॉर्म, अभिषेक। सर ए फॉर एलोपैथी, वाई फॉर। नहीं, अरे रुक जाओ, एलोपैथी नहीं कहा मैंने, आयुर्वेद। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धि, एच से होम्योपैथी या नेचुरोपैथी। ऐसे सिद्धि नहीं है, ऐसे सिद्धा। अरे ये सिद्धा बोले तो मास्टर। अरे मैंने पीछे बताया था हिस्ट्री में, जिसको ट्रू नॉलेज है, जो मास्टर है, उसकी ब्लेसिंग्स। वैसे तो हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है कि यहाँ हर छोटा अपने बड़ों के, अरे कल्चर है, कोई फॉलो करे ना करे, अब डिबेट पे मत जाना, तो भैया वो बड़ों के पैर छुए जाते हैं। तो पैर छुए जाने का मतलब है, ऐसा मान्यता है, रिचुअलिस्टिक पैटर्न है कि बड़े अपने से छोटों को ब्लेसिंग्स देते हैं। अरे ब्लेसिंग समझ में आती है आसिफ? हाँ भैया। तो यही बात यहाँ सिद्धा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास्टर अपने शिष्यों को ब्लेसिंग देता है नॉलेज ऑफ ट्रुथ। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? सिद्धा, इस सिद्धा के अंदर ब्रांचेस है बहुत सारी, इसमें से एक प्रोसेस हीलिंग का है। अरे बहुत सारे लोग मंत्रों की शक्ति के द्वारा दूसरे को ठीक कर, अच्छा यहाँ वो, अरे हिप्नोटिज्म नाम सुना है ना अभिषेक? हिप्नोटिज्म। यस सर, लेकिन फालतू की बातें हैं। नहीं, देखो किसी को ना मालूम हो, जानकारी की कमी हो, तो कुछ भी कहा जा सकता है। कोई ऐसा आदमी ना मिला हो तो भी कुछ कहा जा सकता है। आजकल तो फिजिकल साइंस पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रियां इस साइंस पर काम कर रही हैं और इस बात को एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा हिप्नोटिज्म की बात बताता हूँ, आप मना कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना अभिषेक। माता और बच्चा बोले तो 2 महीने 3 महीने का बच्चा, तो 3 महीने का बच्चा है, और माता और उस बच्चे के बीच में इतना ज्यादा माइंड का कनेक्शन, टेलीपैथी। अरे मैं टेलीपैथी की बात कर रहा हूँ, माइंड का कनेक्शन इतना गहरा होता है कि बच्चा दूसरे, अरे 2 घर आगे कहीं किसी के यहाँ है पड़ोसी में, और उसको बहुत जोर से रो रहा है और भूख लग रही है, और माता को, अरे बात समझ में आ रही है, इंट्यूशन हो जाती है कि भैया बच्चे को कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और भाग के माता चली जाती है, जबकि बच्चे की आवाज आई नहीं है माता के पास। व्हाट इज दिस इज साइंस ऑफ टेलीपैथी। अभिषेक बात समझ में आ रही है? तो चीजें तो हैं, वो अलग बात है, नॉलेज नहीं है, हम ऐसे लोगों से मिले नहीं हैं, लेकिन हम अपने घरों में अपने आसपास छोटी छोटी बातें ऐसी देखते हैं। सिद्धा, तो सिद्धा की ये ब्रांचेज हैं, टेलीपैथी। अरे क्लोनिंग पता है क्या होता है? किसी को पूरी क्लास क्लोनिंग
यस यस सर। अनन्या बताना क्लोनिंग क्या होता है? सर, डुप्लीकेट बनाना एकदम सेम किसी बिल्कुल चीज सेम, का। डीएनए की हेल्प से। हिंदुस्तान में बैन है, तो इसकी भी चर्चा आगे कुछ टॉपिक बनाए हैं तो डिस्कशन करेंगे जी। सर हाँ, ये गलत चीज है, हिंदुस्तान में जो बैन नहीं होनी चाहिए बैन है। हिंदुस्तान की बात नहीं है, बहुत सारी कंट्रियों ने बैन कर रखी है, और एक दो कंट्रियां चोरी छुपे चोरी छुपे का मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ओपनली रिसर्च नहीं कर रही, और उन्होंने अरे पहले जानवर बनाए उनके नाम रख दिए, और फिर अब इंसानों पर शीप का बना था पहला। है जी। हाँ पहला क्लोन शीप का बना था। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया ये बात। अरे नाम पता है आसिफ, नाम बता सकते हो क्या? अरे नाम भूल गया। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, शिप बनी थी पहले। तो पहले जानवरों पर ये क्लोनिंग का टेस्ट हुआ, इंसानों को ऊपर भी कर रहे होंगे, लेकिन जब कभी बड़ी रिसर्च हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, और फिर वो डिक्लेयर करेंगे तो करेंगे। तो हिंदुस्तान में भी बैन हो सकता है, भारत सरकार कहीं इलीगल तरीके से उस बात की रिसर्च करवा रही हो। तो आगे सर हाँ, अब मतलब ऐसा नहीं हो सकता आने वाले 40 to 50 ईयर्स में जो वार होंगे वो गन से नहीं, ऐसे वायरस वगैरह से हो, तो उसमें हमारा कंट्री पीछे रह जाएगा, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये अपने आप में डिबेट है। वैसे तो हम इसको ये सुनेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद हिस्ट्री बन जाए कि ये थर्ड वर्ल्ड वार अभी जो चल रहा है। बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम बताओ अभिषेक जल्दी से। 1914 से 1917 ना 18 मतलब तक, 18 18 1918। मेरा दूसरा क्वेश्चन आईना से है, सेकेंड वर्ल्ड वार WW2 1939 से। 1945 तक। अरे आयना ने नहीं बोला, आयना सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम बताओ। 1945 तक ही सर, 39 to 1940। हाँ, 45। तो मैं कह रहा हूँ अभी तो पूरी दुनिया में पैनिक चल रहा है, और ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, और पता चलता है एक वेरिएंट से लड़ने की कैपेबिलिटी बनाते हैं, दूसरी आ जाता है, तीसरा आ जाता है, ज़्यादा एग्रेसिव आ जाता है, एक के बाद एक स्ट्रेन आ रहे हैं नए नए। और अभी तो ये बात समझ नहीं आ रही है क्या खेल चल रहा है, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद हिस्ट्री बन जाए और पता चले कि ये दुनिया ने वर्ल्ड वार छेड़ दी थी और थर्ड वर्ल्ड वार चल रही थी। वो तो सरकारें अनाउंस नहीं कर रही थी ताकि लोगों में ज़्यादा पैनिक ना हो जाए। ऐसा भी कुछ सुनने में आ सकता है कि ये ऐसी लड़ाई चल रही है जिसके लिए बायोकेमिकल्स का यूज किया जा रहा है। अरे बात समझ में आ रही है अभिषेक? ऐसा भी अनाउंस हो सकता है, अब क्या है क्या नहीं है फ्यूचर में पता चलेगा। और जो मैन भी हो रहा है काफी गलत हो रहा है। हाँ देखो अब बहुत सारी कंट्रियों का मानना तो ये है कि ये मैन मेड है और ये जानबूझ के प्लांट किया गया है दुनिया की इकोनॉमी को। वैसे दुनिया को तो कहना, पूरी दुनिया को तो नहीं बोला जा सकता, कुछ कंट्रियों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उन कंट्रियों की इकोनॉमी को बर्बाद करने का तरीका हो सकता है। अरे पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बताओ, क्वेश्चन चल रहा है। जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, सीईओ ऑफ, अरे एक मिनट, अमेज़न। अमेज़न। अरे भैया एलन मस्क नहीं? नहीं, एलन मस्क नंबर 2 पे बच्चे आजकल, एलन मस्क नंबर 2 पे चल रहा है। जेफ बेजोस की जो फंडिंग है, कैपिटल है, वो 19.6 ट्रिलियन। कितना बोला है आईना? मैंने बोलना 19.6 ट्रिलियन अकेले आदमी की। और अगर एलन मस्क की बात करूं तो करीब करीब 16 ट्रिलियन बोला है मैंने। कितनी है बच्चे युवराज? 16 ट्रिलियन। 16 ट्रिलियन। तो ये नंबर 1 पर नहीं है आजकल, जेफ बेजोस चल रहा है। और मैं अगर ये जेफ बेजोस की बात कर रहा हूं तो एक बार इंडिया की इकोनॉमी की भी बात कर देता हूं। हिंदुस्तान के करीब करीब 135 करोड़ लोगों की कमाई, नेशनल इनकम भी भैया 2 ट्रिलियन है, सिर्फ 2 ट्रिलियन। और ये पेंडेमिक के चलते मामला बिगड़ गया, नहीं तो भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है। तो ध्यान से सुनो, इंडिया के 125 करोड़ लोग टारगेट बना रहे हैं कि हम आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, जबकि एक अकेला आदमी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों का जो प्लानिंग है उससे बहुत ज्यादा 19.6 अप्रोक्सीमेट ये फंडिंग है उसके पास, कैपिटल है उसका ट्रिलियन। उससे आइडिया लगा लो आप कि कितना अमीर। अरे अभिषेक बात समझ में आई? यस सर। आगे चलिए। तो वॉलमार्ट की भी तो इंडिया में आने की वो है। वॉलमार्ट की इंडिया में तो एक्चुअली वॉलमार्ट के जो है वॉलमार्ट ने हिंदुस्तान में हिस्सेदारी में शुरुआत कर दी है। वॉलमार्ट का भी मैंने प्रोफाइल तैयार कराया है आपके लिए, वो भी डिस्कस करूंगा। अभी हम इंडिया की जैसे बातें कर रहे हैं ना, तो मैं उसमें कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी कुछ जो बहुत फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नदेला वाला, IBM वाला, ये वॉलमार्ट,
तो ये सब भी मैंने प्रोफाइल तैयार करी है, इसकी भी चर्चा करेंगे और डाटा लिखा हुआ भी दूंगा ताकि याद रहे। तो आजकल वॉलमार्ट ने हिंदुस्तान की कुछ कंपनियों में शेयरिंग कर ली है और वो उसमें शेयरिंग बढ़ा रहा है, वो खुद अभी सीधा नहीं आया है। इसने 100 करोड़ रुपए हिंदुस्तान, अब देखो स्लश फंडिंग क्या होता है, अब टर्म आ रही है नई, स्लश फंडिंग। अनन्या, सर नहीं पता। इन्फ्लुएंशियल लोगों को पैसा देके किसी भी मार्केट में एंटर करना, अभी आएगा इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन है। तो वॉलमार्ट ने वो करा था लेकिन वो उसका काम रुक गया। तो आते हैं जी 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन, पेप्सी, अरे बता, सेकंड ऑप्शन। पैरी, पैरी बोलते जाओ बच्चों। फर्स्ट, First. अरे क्वालिटी वॉल्स, ये तो सबको ही मालूम है। फोर्थ, फोर्थ, मदर डेयरी, एबीएन एमरो बैंक। अरे पहले दोबारा पुरानी वाली बात पूछना चाहूंगा, हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, अनन्या, HDFC, फुल फॉर्म। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन दीपक पारिक, पारी, और सीईओ आदित्य। आदित्य पुरी, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताओ। आई, ICICI, फुल फॉर्म आईसीआईसीआई की, सारे याद करो जी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर मुंबई, बताओ जी इसका चेयरपर्सन संदीप। बख्शी, एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993, हेडक्वार्टर मुंबई, इसका बोलो जी मैनेजिंग डायरेक्टर। अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक, SBI, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे पुराना नेशनलाइज्ड बैंक, पुराना 125 साल, पंजाब नेशनल पंजाब बैंक, नेशनल बैंक 125 तो साल। एबीएन एमरो बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री, बोलो जी। नीदरलैंड। अरे नीदरलैंड को लेके मैंने बात बताई थी। आईसीजे फुल फॉर्म बताओ अनन्या। इंटरनेशनल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ हिंदुस्तानी जज की पोस्ट पे गया, 15 साल के लिए जज की पोस्ट होती है वहां पर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सिंह। और ये आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग। हेग कहां पर है? नीदरलैंड में। आगे चलते हैं। नेम ऑफ द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशनरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इन इंडिया, कौन बताएगा? मूलचंदानी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्ट। अच्छा, ये तो सबने याद करा था बच्चों। सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान में एक ही है, नाम है आरबीआई। मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक बोलो बच्चों। आए ना बोल पाओगे सेंट्रल बैंक, आए ना तो वेटिंग रूम में चल रही है, क्या बात है कनेक्शन। आसिफ बोलो सेंट्रल बैंक। Central Bank is an apex institution for the monetary system of the country. अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई डिक्लेयर एज ए सेंट्रल बैंक। आजकल हमारे देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई के हेड कौन है बच्चों? गवर्नर कौन है? पूरी क्लास एस से नाम है, जल्दी बोलो। एस, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। याद कर लो, इंपॉर्टेंट एरिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान में 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ अभिषेक से है, या आदित्य या अक्षित। सर वही एक नोट है जिसमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और उसमें गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। तो वापस आ रहे हैं बच्चों, तो बात चल रही थी आरबीआई। अभी मैंने मीनिंग याद कराया। मीनिंग याद कराने के बाद हमने इसके फंक्शंस याद करे थे। फंक्शंस की हेडिंग, अरे आए ना बोल पाओगे क्या? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अनन्या, मोनोपोली पावर टू, monopoly power of issue of currency, banker to government, bankers, bank and supervisor, controller of credit creation and money supply, लेंडर ऑफ, lender of last resort, or custodian of foreign exchange and cash reservoir, data publishing, पब्लिकेशन हाउस, डाटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन। ये बढ़िया बात। अब यहाँ पर हमने फिस्कल पॉलिसी याद करी थी। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और इसी बात को हमने आरबीआई की पावर्स में किस नाम से पढ़ा था? मॉनेटरी पॉलिसी। मेरा क्वेश्चन है अभिषेक मिश्रा, मॉनेटरी, सारे रिवाइज कर लो जी। मॉनेटरी पॉलिसी अभिषेक। ये
नहीं है पता सर। मॉनेटरी पॉलिसी भैया, भारत सरकार कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी बनाकर देश को कंट्रोल करने का काम करे उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। जैसे एग्जांपल टैक्सेशन सरकार अनाउंस करती है, जैसे बजट लाना सरकार अनाउंस करती है, और सरकार इन टूल्स के माध्यम से देश को कंट्रोल करने का काम करे, फिस्कल पॉलिसी। ऐसे ही हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, मनी के द्वारा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करे, उसे मॉनेटरी पॉलिसी। मीनिंग याद कर लो, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन बोले तो टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज, डिफ्लेशन बोले तो टेंडेंसी ऑफ फॉल इन द प्राइस। देश में महंगाई बढ़े कि दाम घटे, दोनों ही अवस्थाएं देश के लिए हानिकारक और इसको हाँ बोलो अभिषेक। डिफ्लेशन का कोई एग्जांपल है क्या? हाँ, अरे दुनिया भर के आजकल तुम्हारे मोहल्ले में प्रॉपर्टी के दाम कम हो रहे हैं, डिफ्लेशन। अरे बात समझ में आ रही है? डिफ्लेशन, टेंडेंसी ऑफ फॉल इन द प्राइस। क्लियर है अभिषेक? पर प्रॉपर्टी तो सर डायरेक्ट रियल एस्टेट से जुड़ा होता है। दोबारा बोलो क्या? जैसे सर प्रॉपर्टी का पे इफेक्ट तो डायरेक्ट रियल एस्टेट का होता है भैया। देखो, किसी भी चीज में दाम बढ़े, इन्फ्लेशन, किसी भी चीज में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी भी चीज में दाम घटने लग जाए तो वो क्या है? डिफ्लेशन। हिंदुस्तान की सरकार ने आजादी से लेकर आज तक कोशिश करी है कि हमारे देश में सिर्फ इन्फ्लेशन रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन सिचुएशन में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। देश डेवलपिंग, जब देश आज़ाद हुआ था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, आज हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, कुछ बेटर हो गए हैं, कल को हम डेवलप्ड होना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान को इन्फ्लेशन के फेज में रखना होगा। ये सरकार और सेंट्रल बैंक की कोशिश है कि कभी भी मंदा ना आए, दाम घटने की परंपरा ना आए। वो आएगा तो इकोनॉमी को कंट्रोल करना मुश्किल है। अभी पेंडेमिक में फिर सरकार कंट्रोल कर पा रही है, डिफ्लेशन में कुछ नहीं कर पाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत वास्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन, अरे आजकल देख लो ना डिफ्लेशन, हिंदुस्तान में बहुत सारे सेगमेंट्स, डिफ्लेशन की बात बता रहा हूँ, पूछ रहे हो तो। होटल इंडस्ट्री बर्बाद होने के कगार पे, वर्कर्स की छुट्टी हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में। तो उन सेक्टर्स में क्या चल रहा है? डिफ्लेशन चल रहा है बच्चों। अभिषेक आइडिया लग रहा है? इन्फ्लेमेशन और ये डिफ्लेमेशन को डायरेक्टली पेट्रोल और क्रूड ऑयल के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अभिषेक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे थे, क्रूड ऑयल क्या बोल रहे थे? सर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्रूड ऑयल के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्रूड ऑयल एक फैक्टर है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल से कहना वो अधूरा काम है। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, नंबर 2 सेंट्रल बैंक का रोल, नंबर 3 इंटरनेशनल मार्केट। खाली क्रूड ऑयल बोलना ठीक नहीं है, गोल्ड भी इफेक्ट डालता है हिंदुस्तान में। गोल्ड आजकल तो हिंदुस्तान में पेपर का रेट भी इंटरनेशनल मार्केट से सेट होता है। स्पाइस, जितनी भी ज्यादा मेटल, कोई मेटल ले लो, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, सारा इंटरनेशनल मार्केट से कंट्रोल हो रहा है, और उसका इफेक्ट यहाँ हिंदुस्तान में पड़ रहा होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो खाली क्रूड ऑयल इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल इन्फ्लुएंस करेगा ये कहना अधूरा है। बहुत सारी चीजें, हिंदुस्तान कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, और वो सारे फैक्टर्स मिलकर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लेके आते हैं। और किसी भी मुल्क में खाली इन्फ्लेशन या खाली डिफ्लेशन नहीं होता, क्या होता है? मिक्सचर होता है, किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन, किसी सेक्टर में डिफ्लेशन, और इन दोनों के मिक्सचर को एक नया टर्म बता रहा हूँ आपको। अरे अनन्या, याद है मैंने बचपन में बताया था, मिक्सचर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? यस सर। स्टैगफ्लेशन, क्या बोलते हैं इसे? स्टैगफ्लेशन। तो सब चीजें चलती है। और क्रूड ऑयल आपको मालूम ही है, अरे 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, एक 5.6 रुपए हो गया। स्टेट वाइज अलग अलग, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। और सबसे सस्ता आपको मालूम है दिल्ली में होता है हमेशा। यस सर, 94 पॉइंट कुछ चल रहा है। ड्यू टू, कारण बता रहा हूँ, पॉलिटिकल सिटी है दिल्ली, तो जानबूझ के पॉलिटिकल डिसीजन सारे पॉलिटिकल है ना। 50% तो इसमें टैक्सेस हैं, आज टैक्स खत्म कर दो, आज ही 50 रुपए से नीचे हो जाएगा। कॉस्ट तो हमारे देश में पेट्रोल की 34 रुपीस के आसपास है कॉस्टिंग जो है, और कच्चा तेल तो 31 रुपए आ रहा है। फिर इतना, मतलब जो कच्चा क्रूड ऑयल आता है वो तो 31 रुपीज का आता है, फिर इतना ज्यादा टैक्सेस। भैया सरकारें चलेंगी कैसे? इतनी सारी पॉलिसी सरकार को, अब टीके लगा, अरे एक एग्जांपल ले लो, टीके लग रहे हैं तो टीके सरकार मुफ्त में लगा रही है, करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, तो फंडिंग
किसी भी सरकार को अरे स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, और दोनों के पास रेवेन्यू को जब भी कभी अचानक कलेक्शन चाहिए उन्हें बस टैक्स इंपोज कर देते हैं। किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। उसी वक्त विद इन ए सेकंड करोड़ों रुपए की कमाई पर सेकंड आनी चालू हो जाती है इनके पास, और ये अपने खर्चों को मेट करने लग जाते हैं देश की डेवलपमेंट के नाम से, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के नाम से। तो सरकार को कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कोई भी खर्चे मेट करने हैं, कमाई को बढ़ानी है, तो उन्हें सीधा सीधा तरीका बस पेट्रोल नजर आता है। और इसीलिए हिंदुस्तान में कहा जाता है पेट्रोल बोले तो ब्लैक गोल्ड। समय की लिमिटेशन है भैया, अगली क्लास में इस चर्चा को चलाएंगे, चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं सर। अभी के लिए इतना हो बहुत बच्चों, जय हिंद।